हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एनालिसिस का वीडियो नहीं है, बल्कि दोस्तों एसएससी के एग्जाम्स में ट्रेंड में रहने वाले क्वेश्चंस के टॉपिक्स की सीरीज है, जिसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? पॉलिटी के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से आया हुआ है। साथ में 42वें संविधान संशोधन की बात हुई, जहां से भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं। यानी जो सीट दोस्तों हमारे सामने लगाई गई, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। इसी में से दोस्तों ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। अब इस सीट को थोड़ा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इसमें पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। पॉइंट है हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। यानी दोस्तों टोटल 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ध्यान रखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़िएगा। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। आगे बढ़िएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट से दोस्तों हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है आपका, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ये भी पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब आगे बढ़िए दोस्तों, भारतीय संविधान संशोधन की बात हुई है, तो जितने महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं सबको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग पहले संशोधन से। तो पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया था दोस्तों, इस संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 21वां संशोधन की बात की जाए दोस्तों, जो कि 1967 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं का वर्णन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 24वां संशोधन देखेंगे, जो कि 1971 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट, 44वां संशोधन देखेंगे, जो कि 1978 में हुआ था। ऑलरेडी हम लोग 42वां देख ही चुके हैं दोस्तों। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। डाकले क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये एक दोस्तों विधिक अधिकार है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों, 52वां संशोधन, जो कि 1985 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रिपेयर रहेंगे आप लोग। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। नेक्स्ट, 56वां संशोधन देखेंगे, जो कि 1987 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए दोस्तों पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। नेक्स्ट, 61वां संशोधन देखेंगे, जो कि 1989 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संशोधन देखेंगे, जो कि 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन देखिएगा दोस्तों, जो कि 1991 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया।
तो दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी डायरेक्टली पूछा था किस संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो 69वां संशोधन था जो कि 1991 में किया गया था। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों 73वां संशोधन है जो कि 1992 में किया गया था। डायरेक्टली भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, 73वां संशोधन कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1992 में हुआ था। देखेंगे इसके द्वारा क्या हुआ था दोस्तों, तो इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। आपका फेवरेट टॉपिक पॉइंट है। नेक्स्ट 86वां संशोधन देखेंगे जो कि 2002 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। ध्यान रखेंगे जो कि दोस्तों हमारा एक मौलिक अधिकार है। किस आर्टिकल में आता है, 21 का में आता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 91वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में किया गया था। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट 52वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं कौन कौन से, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को भी ऐड किया गया, यानी कि जोड़ा गया। और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका 101वां संशोधन देखेंगे जो कि 2016 में किया गया। दोस्तों ध्यान रखें संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जीएसटी कैसा टैक्स है दोस्तों, तो इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान रखेंगे जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे दोस्तों आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। 102वां संशोधन देखेंगे जो कि 2018 में किया गया। इसके द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 105वां संशोधन देखिएगा जो कि 2021 में किया गया। बिल्कुल करंट से हम लोग रिलेट कर रहे हैं दोस्तों। तो इस संशोधन के अधिनियम के तहत दोस्तों सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SC/BC की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी गई। लास्ट देखेंगे दोस्तों जो कि 106वां संशोधन है, 2023 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। ध्यान रखेंगे यही है दोस्तों आपका महिला आरक्षण विधेयक 106वां संशोधन जो कि 2023 में किया गया। इतने दोस्तों आप लोग फैक्ट पूरी तरह से यहाँ से 42वें संविधान संशोधन को ऐड करके और दोस्तों संविधान संशोधन को पूरी तरह से अगर प्रिपेयर रखते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ दोस्तों नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से हमारे द्वारा रेडी किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं दोस्तों। आप जानते हैं एसएससी में बात कीजिए आपका सीजीएल चल ही रहा है, इसके बाद में आपका एमटीएस है, जीडी भी आपकी आ ही चुकी है, रेलवे में आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से दोस्तों किसी भी वैकेंसीज में आप अच्छी फाइट के लिए इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका साइंस का स्पेशल पीडीएफ आएगा यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा जीके और मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ पेड फीस है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगाया है दोस्तों। भारत के जो प्रमुख मेले हैं, उत्सव, त्योहार है या पर्व है, डाकले क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। आपका फेवरेट टॉपिक है। आप देखेंगे दोस्तों आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट सीट आपके सामने लगी हुई है दोस्तों, इसको आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल में। टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार या पर्व। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे, ये केरल में आयोजित किए जाते हैं या मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव जो कि ओडिशा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मेघालय में आयोजित किया जाता है। और हार्नबिल महोत्सव दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव की बात की जाए लद्दाख में आयोजित किया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर दोस्तों ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। हरेला पर्व दोस्तों आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार और दोस्तों नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। वो सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपके उस टॉपिक में पूरी तरह से आपको मिल जाएंगे जहां जहां से अब तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
सांग महोत्सव की बात की जाए हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव हो गया, लाई हराओबा हो गया, ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। उगादि पर्व हो गया दोस्तों, कम्बाला उत्सव हो गया, और यक्षगान कर्नाटक में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव दोस्तों बिहार में आयोजित किया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार दोस्तों आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबाची त्यौहार हो गया, बिहू हो गया, नट पूजा हो गया, ये असम में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला, ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। राउफ और दमाली दोस्तों जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, धमाल हो गया, बैसाखी ये पंजाब में आयोजित किए जाते हैं। गरबा और डांडिया आपका गुजरात में मनाया जाता है। बाउल और जात्रा पश्चिम बंगाल में आयोजित किए जाते हैं। और रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला इतना छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। इस सीट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? वादक एवं उनके वाद्ययंत्र, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने लगा दी गई। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस सीट को दोस्तों अगर आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। कई बार दोस्तों इस टॉपिक को हम आपको ऑलरेडी रिवाइज करवा भी चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा देखिएगा। पहला पॉइंट, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ़ खां, 5 नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज, 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। फिर है दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, राजेंद्र कुलकर्णी, केवल 4 नाम ध्यान रखेंगे। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बांसुरी वादक है। नेक्स्ट, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां, 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सरोद वादक है। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ, केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे, ये शहनाई वादक हैं। और गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम, केवल 2 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, ये वायलिन वादक हैं। आगे बढ़िएगा, केवल 1 नाम ध्यान रखें, उस्ताद रहमान खान जो कि पखावज से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, टीवी गोपालकृष्णन जो कि मृदंग से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें दोस्तों, शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, असद अली खां जो कि रुद्रबीड़ा से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से हैं। और एक ही नाम ध्यान रखें दोस्तों, अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। जब चाहे दोस्तों इस सीट को आप 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? महत्वपूर्ण जितने ऐतिहासिक राजवंश है एवं उनके संस्थापक, आप जानते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने लगा दी गई है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश के संस्थापक के अलावा उनकी राजधानी कहाँ पे थी, ये भी पूरी तरह से मेंशन कर लिया गया है। यानी अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा दोस्तों सीट अपने सामने करेंगे, देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले राजवंश के नाम दिए गए हैं, फिर उनके संस्थापक, फिर उनकी राजधानी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग हर्यक वंश से। इनके संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी इनकी राजगृह थी। अगला आपका शिशुनाग वंश, जिनके संस्थापक शिशुनाग थे, राजधानी इनकी वैशाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। व शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है आपका गुलाम वंश, जिनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक दोस्तों हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। और लोधी वंश के संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, ताकि किसी भी टॉपिक से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिस ना हो। अगला आपका राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंती दुर्ग थे, इनकी राजधानी मानिकखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी व वातपी थी। आप बादामी कह सकते हैं या वातपी। नेक्स्ट, मुगल वंश के संस्थापक दोस्तों बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी।
और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। आगे बढ़िएगा। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभीति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी। अगला आपका क्या है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सुमुख थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। व्हाट्सअप नंबर हमारा PDF के लिए लगा हुआ है। पढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? जनगणना 2011 यानी कि सेंसस 2011 आपका सुपर टॉपिक। आप जानते हैं दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं आपके एग्जाम में, जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों A to Z कवर करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। ऑलरेडी कई बार दोस्तों इस टॉपिक्स को हम लोगों ने रिवाइज किए हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा इस सीट को अपने तरफ करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगला पॉइंट है आपका, स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। नेक्स्ट, अमेरिका 1790 में 10 जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। वह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अभी हम लोग दोस्तों बेसिक को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना का आदर्श वक्त तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। वह 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर C चंद्रमौली थे। वह 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि तो 17.7% रही है। इसको आप पूरी तरह से रट के रखेंगे। नेक्स्ट, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही। कितना? -0.31%। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में दोस्तों पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अब ये बेसिक चीजें थी दोस्तों। अब जनगणना 2011 से जो डाटा निकल के आया उसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 है। टोटल की बात की जाए दोस्तों तो 121 करोड़ आप कह सकते हैं, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें पुरुष की बात की जाए तो 51.47% है तथा महिलाओं की बात की जाए तो 48.53% है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.8% है। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। अब यही दोस्तों आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्रम से सारे डाटा आपको मिल रहे हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय है। कितना यहाँ का? 27.95%। एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य तो नागालैंड है। कितना यहाँ का? -0.6%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नगर हवेली है। कितना है? 55.9%। एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। कितना यहाँ का? 6.3%। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखिए तो सबसे पहले राज्य की बात की जाए यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो बिहार है। कितना है? 1106। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। टोटल यहाँ का कितना है? 17। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है। कितना यहाँ का? 11,320। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितना यहाँ का? केवल 46। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट आपका क्या है दोस्तों,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943 है, ये ध्यान रखेंगे। अब राज्यों केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो केरल है, कितना यहाँ का 1084, एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कहाँ कितना यहाँ का 879। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो पुदुचेरी कितना है यहाँ का 1037, एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दमन एवं दीव है, कितना यहाँ का 618। आगे बढ़िएगा। अब एक छोटा सा आप लोग नोट देखिए। नोट क्या है दोस्तों आपका, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या में, इसी तुलना में दोस्तों इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। ये शिशु लिंगानुपात का डेफिनेशन था। अब आप लोग शिशु लिंगानुपात को कवर करेंगे। तो पहले भारत का शिशु लिंगानुपात कितना ये देख लीजिए, 919 है। अब स्टेट में देखिए, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का 972, एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा, कितना यहाँ का 834। अब केंद्र शासित प्रदेश देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना यहाँ का 968, एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली, कितना यहाँ का 871। ध्यान रखेंगे। अगला डिफिनेशन देखिए दोस्तों किसका लगा हुआ है, तो 7 वर्ष और उससे अधिक दोस्तों का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। यानी कि अब आप लोग साक्षरता कवर करेंगे। पहले भारत की साक्षरता देख लीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। अभी स्टेट में देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो केरल है, कितना यहाँ का 94%, एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो बिहार है, कितना यहाँ का 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8%, एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली, कितना का 76.2%। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो हिमाचल प्रदेश है, कितना का 90%, एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो गोवा है, कितना का 37.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाली की बात की जाए दोस्तों राज्य, तो गोवा है, कितना 62.2%, एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो हिमाचल प्रदेश है, कितना मात्र यहाँ का 10%। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट आपका क्या लगा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली कितना का 97.95%, एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना यहाँ का 37.7%। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात की जाए तो टोटल पहले दोस्तों संख्या देखिए कितनी है, 20.14 करोड़। आप चलिए इसको कवर कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। अब प्रतिशत में देख लीजिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पंजाब है, कितना यहाँ का 31.9%। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट आपका क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति, अब एसटी की बात हो रही है तो पहले टोटल संख्या 10.43 करोड़ है। अब यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश है। प्रतिशत में देख लीजिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ का 94.8%। एक नोट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। ध्यान रखेंगे। इतना फैक्ट दोस्तों आपको सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 से पूरी तरह से कवर रखने। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट देखिए, 2021 की बात होगी दोस्तों। 2021 की जो जनगणना कराई जाएगी ये 16वीं जनगणना होगी और इनके आयुक्त हैं दोस्तों श्री विवेक जोशी। आप जानते हैं दोस्तों अभी ये जनगणना हो नहीं पाई है, लेकिन कभी भी कराई जाएगी, 2021 के नाम से ही जानी जाएगी। नेक्स्ट 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य जन भागीदारी से जन कल्याण रखा गया है और 2021 की जनगणना दोस्तों भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है, बढ़ेंगे हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, रामलला दर्शन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, विभिन्न राज्यों की जो महत्वपूर्ण योजनाएं डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, तो जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से इस सीट में कवर कर लिया गया। इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, रामलला दर्शन योजना
किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। अब इस सीट को दोस्तों थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा टॉपिक है हमारा विभिन्न राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट है हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना लॉन्च की गई है? तो ये ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा एम युवा, इसका नाम है दोस्तों एम युवा योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? तो ये नई दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि नई दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, किस राज्य सरकार ने दोस्तों इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में 100% यानी कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन, आप नाम सुने हैं, हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर का पहला राज्य दोस्तों कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा YSR आरोग्य श्री योजना की शुरुआत की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा लखपति वैदेव योजना की शुरुआत की गई है? तो ये असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, की शुरुआत की है दोस्तों? तो ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया गया। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य है? तो सिक्किम है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा रामलला दर्शन योजना प्रारंभ की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड लाइफ योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। और इसी के साथ देखेंगे, किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना, आपका पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार का। ऑलरेडी कई बार दोस्तों इसको हम आपको रिवाइज करवाए हैं। आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मोस्ट वाइज सीट आपके सामने लगी हुई है। मूल अधिकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब इस सीट को दोस्तों थोड़ा सा अपने सामने करेंगे, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। हर फैक्ट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब सबसे पहले इन 6 मूल अधिकारों को देखिए। सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में है। चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में है। और छठा दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से मिलते होंगे जो अब तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
अब चूंकि दोस्तों ये आपका फेवरेट टॉपिक है, हर आर्टिकल को यहाँ पे आपको कवर करने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, आपके क्वेश्चन में कभी कभी दोस्तों कॉन्सेप्ट दिया आता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए आते हैं, आपको आंसर देने होते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके दोस्तों क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल दे दिया जाता है, आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट और आपको आंसर देने होते हैं। तो हर ट्रेंड से दोस्तों हम क्वेश्चन को मेंशन किए हैं, आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट है हमारा, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? धर्म, मूलवंश, जातलिंग या जन्मस्थान के प्रतिशेष से। अनुच्छेद 16 का संबंध दोस्तों, या इसमें प्रावधान किया गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 आपका हाईलाइटर रहेगा ही, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। और अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो उसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 21 का ध्यान रखेंगे, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दोस्तों इसी आर्टिकल के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो उसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का परिच्छेद है। अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का परिच्छेद है। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान है। सब कुछ हर आर्टिकल को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो। देखिएगा, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। डाकले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हमारे अधिकार हैं, आर्टिकल हैं, अनुच्छेद है जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, समाप्त नहीं होते, खत्म नहीं होते। तो अनुच्छेद 20-21 है। लास्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया। ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को। इसी तरह के वीडियोस के लिए पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से लगा है। क्वेश्चन रखा गया है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी 1942 में। क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया, यानी दोस्तों स्थापना किसने की, इसके साथ साथ में दोस्तों कब हुई थी, दोनों चीजें हमें पूरी तरह से प्रिपेयर करने हैं। सीट आपके सामने लगा दी गई, 100% सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। आपका टॉपिक है दोस्तों महत्वपूर्ण जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं समाज सुधारक थे, आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 में। थोड़ा सा सीट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, फिर स्थापना वर्ष दिया गया है, फिर संस्थापक के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्र ठाकुर के द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एम.जी. रानाडे के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत की स्थापना 1906 में की गई थी बिनाक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, विश्व भारती, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, खिलाफत आंदोलन, इसकी स्थापना दोस्तों 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी दोस्तों मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बी.एस. मुंजे के द्वारा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी दोस्तों भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। आपका क्या है दोस्तों अगला, खुदाई खिदमतगार, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फारूक बला की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और लास्ट है आपका आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो को अब हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे, नहीं तो दोस्तों वीडियो आपका अगर और भी टॉपिक ऐड करेंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।